क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त कास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसान। अगर आप पहली बार यहाँ पे हैं, टिके रहिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम एपिसोड निकालते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इतनी तेज कोई नहीं बोल सकता मेरे अलावा। आज के हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है जयवर्धन सिंह, एक्सप्लोरिंग इंडियन हिस्ट्री उनके चैनल का नाम भी है जयवर्धन सिंह। पीएचडी कैंडिडेट है JNU के अंदर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और इससे ज़्यादा डिटेल्ड अगर आपने आज तक पॉडकास्ट सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में, 1 घंटे पे हज़ारों पीरियड्स, 100 तरह के रूलर्स और 50 तरह की बातें, हर प्रकार के हमने यहाँ पे बातें करी। एनीवेयर फ्रॉम अशोका टू चाणक्य टू कौटिल्य, ये तो बेसिक्स हो गए। हमने रोमन पीरियड की बात करी, हम लोगों ने बात करी वॉर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते थे। वी वेंट सो डीप एंड सो स्पेसिफिक इनटू ऑल फैसेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि आप बोलोगे डैम, आई वॉन्ट टू हैव एन एपिसोड 2। द एपिसोड विद जयवर्धन सिंह begins in 3, 2, 1. What's up जयवर्धन भाई, वेलकम टू दोस्तकास्ट। बढ़िया विनम्र है, बढ़िया भाई मैंने आपका बात पे इंटरव्यू देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं पहली बात तो अरिहंत के लिए वो कहना चाहूँगा, आई थिंक वो जिस तरह के पॉडकास्ट करते हैं, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं, काबिल तारीफ़ उनके पॉडकास्ट हैं। और जो मैं आपसे स्ट्रेट अप सवाल करूँगा, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंटेंट इतना अल्ट्रा टेक्निकल, प्योर हिस्टोरियन, जो एकदम बिल्कुल प्योरेस्ट होता है ना, वो वाला है। द फैक्ट दैट इट एग्जिस्ट इन इंडिया इज अ टेस्टामेंट। क्योंकि आपने मेरे को गाड़ी में आते हुए बोला कि यार इंडिया में सब लोग आउटलाइन वाला बना रहे थे, मेरे को बढ़िया बनाना था, तो थैंक गॉड दैट यू डू मेक द कंटेंट दैट यू मेक। सेकंड, जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज मुझे नहीं पता उसमें कौन से एम्पायर्स आते हैं, कौन से टाइम पीरियड्स आते हैं। क्या हम वो पहले इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम जिस चीज़ में आप भी PhD कर रहे हो अपनी, आप जो कंटेंट बनाते हो, उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, आप कितना टाइम पीरियड लेके चलते हो? पहले थैंक यू आपका उसके लिए। जैसे जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल पीरियड बेसिकली डिफाइन होता है जब किसी सिविलाइजेशन में आपका पहली बात तो उनके पास स्क्रिप्ट हो अपनी। तो जैसे इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको पूरी तरह से हिस्टोरिकल पीरियड नहीं मानते, क्योंकि अभी उनकी स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर्ड नहीं हुई है। प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं उसको। ओके, जो इंडस स्क्रिप्ट है। नहीं, इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं हुई, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, उस पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे प्री हिस्ट्री सुना होगा आपने, तो प्री हिस्ट्री बेसिकली जैसे जो अर्ली ह्यूमंस की जब राइटिंग डेवलप नहीं होती, तो एक बार राइटिंग जब डेवलप हो जाती है तब हम मानते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हो जाता है। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को फिर हम कैसे असेस करते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में ये है कि हमको ये हमारे पास एविडेंस है कि राइटिंग थी, लेकिन राइटिंग हम पढ़ नहीं सकते। तो ये होगी प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में राइटिंग थी नहीं, तो ये है। तो सॉरी, एक सेकंड, एक और सवाल है। प्री हिस्ट्री के अंदर तो फिर हम उसे असेस करते हैं बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड फॉसिल्स। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, फॉसिल्स ओनली। जब आपके लिटरेरी सोर्स या इंस्क्रिप्शनल सोर्स आ जाते हैं तब वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इंटरेस्टिंगली आप जैसे आप देखोगे जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं वो एग्जैक्टली बहुत डिबेट चलती है कि भाई जो हमें रिमेन्स मिले हैं पॉटरी के, वो वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है कि नहीं। लेकिन हमारे पास क्योंकि वेद हैं, जो जितने वेद हैं, तो इसीलिए वो हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाता है। तो ये एक टेक्निकल डिटेल है, कुछ लोग एग्री नहीं करते इससे, लेकिन ये आप जैसे जब एकेडमिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये डिस्टिंक्शन रहता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आप मान के चलिए, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड के स्टार्ट से लेके अब ख़त्म कब होता है ना, तो उसमें भी बहुत डिबेट है, और वो आइडियोलॉजिकल डिबेट आ जाती है। जैसे जब इंडियन हिस्ट्री शुरुआत हुई, बल्कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राइटिंग शुरुआत हुई, तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करा। और मेन उनका कारण ये था कि वो जाने कि भाई यहाँ पे उनको अच्छे से गवर्न करना है, तो एक कल्चरल नॉलेज रहनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू रूल दैट पर्टिकुलर रीजन इफेक्टिवली। सो उन्होंने जब पढ़ना शुरू करा ना, तो उसमें उन्होंने 3 बेसिक डिस्टिंक्शन तब से आया, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। और एक तरह से कुछ राइटिंग्स में हमें मिलता है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की राइटिंग में, एंशिएंट पीरियड को बोलते हैं हिंदू पीरियड, मिडीवल को मुस्लिम पीरियड, मॉडर्न को ब्रिटिश पीरियड। तो ये डिस्टिंक्शन बेसिकली तब से चला आ रहा है। अब जैसे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, एकेडमिक्स, वो ये कहते हैं कि आपने ये कम्युनल एक लाइन खींची है, उसमें आप डिवाइड कर रहे हो कम्युनल हिस्ट्री। तो इसीलिए कुछ मामलों में डिस्टिंक्शन, जैसे ये आप किताबें नहीं पढ़ोगे अगर, तो उसमें ऐसे टर्म नहीं इस्तेमाल होते। जैसे अभी लेटेस्ट व्यू ये है कि
अराउंड सिक्स सेंचुरी एडी और 7th सेंचुरी एडी के अराउंड जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है, फिर अर्ली मिडीवल शुरू हो जाती है। अब जैसे हमारे पास जो एंशंट इंडियन सोर्स हैं वो तो नहीं कह रहे कि हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री में जी रहे हैं, वो तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जी रहे हैं अपने हिसाब से। कंटेम्प्रेरी टाइप्स में जी रहे हैं, और ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हमने कुछ मामलों में देखे कहें तो कि बस अकेडमिकली अच्छे से समझ पाएँ। अब जैसे एमए में करते हो, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक पीरियड अपना चूज़ करना पड़ता है, किस पीरियड पे आप फोकस करोगे। आपका एंशंट होगा, मिडीवल होगा, या फिर मॉडर्न होगा। तो एंशंट बेसिकली, अगर मैं मतलब ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, तो 6th-7th सेंचुरी एडी के अराउंड एंड हो जाता है। फिर अर्ली मिडीवल शुरू हो जाता है। अब वो ख़त्म कब होता है उस पर अलग डिबेट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने स्टार्टिंग में ये वाली बात बोली थी कि अब कुछ लोग ये बात डिबेट करते हैं कि वैदिक पीरियड एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि वेदास हमारे पास है, इसलिए उसको हम हिस्ट्री मानते हैं और हम वेदास से बोरो कर सकते हैं उसकी राइटिंग। यहाँ ये वाला सवाल आता है, ऐसी कितनी सारी रिलीजियस बुक्स हैं जिसके अंदर रिलीजियस डिक्टम के अलावा उस कंटेम्प्रेरी टाइम की कुछ बात लिखी होगी, कुछ इवेंट लिखा होगा। तो क्या ये सेम चीज़ फिर इंडिया के अंदर और बुक्स में अप्लाई करती है कि जहाँ पे वी आर यूजिंग रिलीजियस बुक्स या फिर अपोक्रिफिकल बुक्स एज हिस्ट्री? हाँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि यार रामायण इतिहास है, वो एक बहुत कंटेंशियस डिबेट आ जाता है, बिकॉज वो कहते हैं कि वो उस टाइम की हिस्ट्री लिखी हुई है, देन यू हैव टू कंसिडर हिस्ट्री। लेकिन बहुत सारे लोग रिलीजियस स्कॉलर्स उसको मिथ बोलेंगे। जैसे आप अगर देखोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री, इस एंशंट इंडियन हिस्ट्री के स्पेशली हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज ज़्यादा हैं नहीं। तो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं हमारे रिलीजियस, दे आर रिलीजियस इन नेचर। जैसे वेदास हो गए, फिर उसके बाद जैसे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं अर्ली, त्रिपिटक करके बोलते हैं उनको, तो वो भी सारे रिलीजियस नेचर के हैं। वो बेसिकली जो बुद्धिस्ट जो संघ है उसके बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में। फिर जैन सोर्सेज में रिलीजियस हैं। कोई ऐसा सोर्स नहीं है अभी इस पीरियड में, अर्ली पीरियड में खासकर, जिसे हम कह सकते हैं प्योरली हिस्टोरिकल सोर्स है। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि वो अपने उस पीरियड में क्या क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। पुराणास को कह सकते हैं कुछ तरीके से, लेकिन पुराण में बहुत सारी चीज़ डिटेल्स और भी आती हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट था, क्या रिपीट कर सकते हैं? मैंने आपसे ये बोला था कि बेसिकली ऐसी और किताबें भी हैं हमारे पास जिसको हम रिलीजियस किताबों को हिस्ट्री की तरह मानते हैं। हाँ, तो मेजॉरिटी जो हमारे पास सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडिया में रिलीजियस नेचर के हैं। और फिर उसके बाद जब एक और आपने क्वेश्चन पूछा था ना, रामायण से रिलेटेड। करेक्ट। बहुत सारे लोग उसे इतिहास मानते हैं। हाँ, देखिए रामायण का क्या है कि स्पेशली महाभारत के बारे में, महाभारत को हिस्ट्री के तौर पे यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस, एकेडमिक हिस्टोरियंस। लेकिन उसमें जो सेंस आता है उनके हिसाब से, और मेरा भी ये मानना है कि जो महाभारत है ना, वो एक लेयर्ड टेक्स्ट है। लेयर्ड टेक्स्ट इन द सेंस कि एक महाभारत का कोर था, वो जो जब बैटल लड़ी गई तब लिखा गया, उसके बाद उस पर लेयर्स ऐड ऑन होती गई। जैसे जैसे नए राइटर्स आए उन्होंने कंटेम्प्रेरी उसको री इंटरप्रेट करा अपने हिसाब से। नहीं, वैसा नहीं। जो कोर टेक्स्ट था ना, कोर टेक्स्ट में ही उस पर, क्योंकि पुराने समय में क्या है कि आप जो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को पास ऑन कर रहे हो दूसरे जनरेशन में, तो बेसिकली ओरली ट्रांसफॉर्म होते थे, ओरली पास ऑन होते थे। तो नई नई डिटेल्स ऐड ऑन होती गई। ज़रूरी नहीं था कि उसमें इंटेंशन उनका ये हो कि हम क्या कहते हैं, नया अपनी तरफ से वर्जन लिखें, लेकिन लेयर्स ऐड होती गई। जैसे उसका एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि महाभारत के कुछ पैसेजेस में यवन, हुण, ये सब मेंशन है। अब यवन जो थे एंशिएंट इंडियन पीरियड में ग्रीक्स को कहते थे। तो ग्रीक इन्वेजन हुआ था एक मॉडर्न पीरियड के एंड के अराउंड, और मतलब अलेक्जेंडर भी आया था, लेकिन मेन सिग्निफिकेंट इन्वेजन जो था वो मॉडर्न पीरियड के एंड के अराउंड हुआ था। तो उसमें यवन मेंशन है। फिर हुणों का पीरियड था लगभग आपका 1400 ईयर्स, जिसको हम हंस बोलते हैं। हंस, हाँ, इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज में हुण बोलते हैं। तो 1500-1600 साल पहले का ये पीरियड है हंस इन्वेजन। तो अगर आप कोई पढ़ेगा कि भाई इसमें महाभारत में तो ये हुण लिख रखा है, तो मतलब क्या 1600 साल पहले लिखी गई थी महाभारत? नहीं, इसमें ये मतलब है कि जो टेक्स्ट है आपका वो लेयर्ड टेक्स्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डिबेट ये आ जाती है कि हिस्टोरियंस को ये मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कोर टेक्स्ट है और कौन सा जो है वो लेटर एडिशन है। उसमें जैसे हम कुछ पैसेजेस में हमको देखने को मिलता है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इतनी एडवांस नहीं है जितनी जैसे गुप्ता पीरियड में हो गई थी।
और फिर कुछ में क्या है कि जैसे एक स्पेशली पर्व है महाभारत का जिसे कहते हैं भीष्म पर्व। उसमें आपने फेमस वो पैसेज हमको पता है सबको महाभारत का कि भीष्म जो है वो बेड ऑफ एरोस पे लेट रखे हैं। तो उसमें है कि युधिष्ठिर जो है उनसे सवाल जवाब करते हैं बेसिकली राजधर्म के ऊपर। तो उसमें जो भीष्म बताते हैं चीज़ें ना, उसमें हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो वो वाला पीरियड, मतलब वो जो डिटेल्स हैं जो भीष्म दे रहे हैं, वो डिटेल्स जो हैं वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की रियलिटीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड बेसिकली आपका हो गया 180 BC के आफ्टर और 300 AD के पहले। सो इस पीरियड की रियलिटीज़ को जो ये टेक्स्ट है, स्पेशली ये वाला पर्टिकुलर पैसेज वो बता रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो, जैसे आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा पैसेज है भीष्म का, ये हुआ ही नहीं था। अब उसमें आप मेरे हिसाब से ये कह सकते हो कि ये पैसेज हुआ था, लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो इतनी जैसे युधिष्ठिर कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसका आंसर भीष्म दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, किंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो वो जो डिटेल्स हैं ना, वो आपका इस पीरियड की रियलिटीज़ को बता रही है। मतलब कि इस पीरियड में वो डिटेल्स ऐड हुई होंगी। ये ओरिजिनल जो स्टोरी थी वो वही थी, उसमें आप नई डिटेल्स ऐड कर रहे हो। तो बेसिकली आप बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स को अब्रेज करके छोटा वर्जन बना सकते हो। इफ़ यू रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा डिटेल्स, आप कोर टेक्स्ट पे जा सकते हो। नहीं, वो आपका फिर वो बात होगी ना, वो फिर इसमें इंटरप्रिटेशन की बात होगी। आपके हिसाब से ये वाला कोर टेक्स्ट है, ओके। मेरे हिसाब से नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ये कोर का पार्ट नहीं है, ये आपका लेटर एडिशन है। तो ये कर सकते हैं हम, और वो फिर सब्जेक्टिव नेचर आ जाता है उसका। और इसीलिए कुछ मामलों में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये वाला व्यू है, ये वाला व्यू है, तो एट द एंड ऑफ द डे हम प्रूव नहीं कर सकते। आर्कियोलॉजिकल या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अगर हमारे पास नहीं है तो, और आपका जो मेजर कंक्लूजन्स हैं वो मतलब टेक्सचुअल सोर्सेज पे हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव हैं नेचर पे। यार आप मेरे को जयवर्धन भाई एक बात बताओ, फिर उसके हिसाब से मैल्कम ग्लैडवेल का एक पॉडकास्ट है रिविजनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कोट एंड कोट अब करंट गवर्नमेंट के हिसाब से या अपने नए सिद्धांतों के हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो आपने ये वाली बात करी कि एक बंदा डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए कोर है, दूसरा बंदा डिसाइड करता है मेरे लिए कोर है। ये when does history start becoming complex? When people start adding, according to feminist history, actually ये ज़्यादा part significant है। According to ये जो as a student of history जो आप अपने PhD में है, how does revisionist history or constant revising of history pose a challenge to studying it? मेरे एक प्रोफेसर थे, अभी वो है नहीं, मतलब MA में उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, तो उनका एक बहुत ही अच्छा मतलब एक पर्सपेक्टिव था कि जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री एडवांसेस व्हेन यू आस्क न्यू क्वेश्चंस। ओके। तो कुछ जैसे आप एग्जांपल देता हूँ मैं, मॉडर्न पीरियड की, हमने सबको मॉडर्न पीरियड सुना है। तो मॉडर्न पीरियड की जो स्टडी थी, हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अराउंड हमको जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उसमें जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है वो हमने डिसाइफर करी। एक जेम्स प्रिंसेप बहुत मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, उन्होंने डिसाइफर करी। उसके बाद हम पढ़ पाए कि ये क्या लिख रखा है इसमें। फिर 1909 में हमें अर्थशास्त्र रीडिस्कवर हुई। उससे पहले हमारे पास अर्थशास्त्र हमको पता था कि लिखा गया है टेक्स्ट, लेकिन हमारे पास था नहीं। तो 1909 में हमको ये मिला अर्थशास्त्र। फिर लोगों ने पढ़ना शुरू करा मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो मॉडर्न गवर्नमेंट थी, वो हिस्टोरियंस ने ये सोचा कि मॉडर्न गवर्नमेंट थी सेंट्रलाइज्ड इन द सेंस कि किंग जो है वो पाटलिपुत्र में बैठ रखा है, वो डिसीजन उसने पास करा, और वो डिसीजन फिर ऑफिसर्स की चेन ऑफ कमांड से होते बेसिक जो विलेज लेवल है वहाँ तक पहुँचा। अब जब नए हिस्टोरियंस आए, उन्होंने चैलेंज करा इस पॉइंट को। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसमें हम जब देखते हैं तो आपको एक ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट होने के लिए आपको रिसोर्सेज बहुत चाहिए। करेक्ट है ना। और वो रिसोर्सेज हमको, जो हमारे पास टेक्स्ट हैं उस पीरियड के, वो हमको देखने को नहीं मिलता कि जो मॉडर्न स्टेट थी उसके पास थे इतने रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मॉडर्न स्टेट है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। कुछ मामलों में जो आपका मॉडर्न किंग था उसके पास इतनी पावर नहीं थी जितने जो अर्ली हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि उसके पास ये पावर नहीं है कि उसने स्टार्टिंग में उसने
डिसीजन दिया पाटलिपुत्र में बैठ के कि कर्नाटक में एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मौर्यन एडिक्ट्स जो हैं अशोक के, उसमें आपको देखोगे कि उसमें एक एडिक्ट को कहीं पे छोटा कर रखा है, कहीं पे बड़ा कर रखा है, कहीं पे मतलब एब्रिज्ड फॉर्म में कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ऑफिसर है जिसको ये टास्क मिला है कि भाई एडिक्ट लिख, मतलब वो सुपरवाइज करो जो लिख रहे हैं, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर, मतलब उसके पास अपने पास पावर थी, उसने राजा के शब्द कम भी कर दे रहा है, कहीं कहीं बढ़ा भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि भाई जो राजा है वो सुपर पावरफुल है। हम सुपर पावरफुल राजा मतलब कि उसने कहा है कि 4 लाइन होंगी, तो ये 4 लाइन ही आप लिखोगे आज के पीरियड में। लॉस इन ट्रांसलेशन है। दूसरा, इज इट अ डिसेंट्रलाइज स्टेट देन? अब उसमें फिर वही डिबेट आ जाती है ना, कितनी डिसेंट्रलाइज थी। बिटकॉइन बना रहे थे वो लोग, हैं बिटकॉइन बना रहे थे। हाँ, आप वो कह सकते हो आप, उसमें उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने कि बिटकॉइन मिंट कर नहीं मतलब बेसिकली नहीं तो हाँ। जैसे जो आपका जो पहले वाला पॉइंट था उसको मैं जरा कंप्लीट करूँ कि वो, तो अब आप देख रहे हो कि उन्होंने नया क्वेश्चन पोज करा कि क्या ये इतनी सेंट्रलाइज थी। फिर वैसे ही जो आप फेमिनिस्ट आप कह रहे हो, तो उसका एक तरह से उनका वर्जन ये है, उनका ये मानना है कि भाई जो वुमेन से रिलेटेड हिस्ट्री है वो डिस्कस नहीं करी गई है अभी तक हिस्टोरी, दे बीन लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, दैट्स व्हाट दे से। हाँ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसे सबाल्टन हिस्ट्री आती है, सबाल्टन हिस्ट्री का ये कहना है कि भाई आप सिर्फ बिग मैन थ्योरी की बात हो रही है कि राजा उसने ये करा, जो आम लोग थे उस पीरियड में वो कैसे एक्सपीरियंस करते थे लाइफ को। हाँ, इस बात पे मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने ना कॉलेज के अंदर एक क्लास ली थी, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न मिडल ईस्ट, सिटीज ऑफ द मिडल ईस्ट। हिस्टोरियन नाम है बेटी एंडरसन, बहुत कमाल की हिस्टोरियन है, मिडल ईस्ट की बहुत टॉप की हिस्टोरियन है। तो उसके अंदर ना पर्टिकुलरली हम लोग स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से मेडिवल इस्लामिक पीरियड के अंदर, मैं जिस तरह मेडिवल बोलूँगा लेमैन की तरह बोलूँगा, आप स्पेसिफिक तरीके से बोलोगे तो उसको एक्सक्यूज़ करना प्लीज़। उस टाइम पे किंग्स जितने भी होते थे, रूलर होते थे, इमाम होते थे या फिर सुल्तान होते थे, जो भी होते थे, ठीक है, वो सब के सब अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, गढ़वाते थे कि स्टोन लगा दिया या फिर मॉस्क के ऊपर छिदवा दिया, कहीं अपने कोई और चीज़ बना दी, विद द प्रॉमिस कि मेरी लेगेसी लंबे समय तक रहेगी। तो फंडामेंटली वो क्वेश्चन वहाँ से रेज होता था कि who decides to have history, and it's like those who are in power, right? वो acceptable था, but in a way it also makes sense, right? Because अगर अब आज भी हम ना, हमारे जैसे यहाँ ताजमहल है तो हमें पता है कि भाई शाहजहां ने कराया था, मुमताज़ के लिए कराया था। इज सबऑल्टर्न हिस्ट्री सिग्निफिकेंट एट ऑल कि उसको इतना रेफरेंस देने की ज़रूरत भी है आम लोगों की ज़िंदगी के अंदर? फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट, इज देयर सब्सटेंस दैट वी शुड गिव इट द सेम लाइट एज से हिस्ट्री डन बाय किंग्स? अब उसमें देखिए जो मैं बताऊंगा वो मेरा सब्जेक्टिव व्यू है, तो ये सर आप, मैं और आप ही बैठे, आप नहीं बताइए। नहीं, जैसे एक जनरल ये रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से स्पेशली इन एंशिएंट इंडियन केस हमारे पास इतने सोर्सेज ही नहीं है कि यहाँ राजाओं की हिस्ट्री लिखना मुश्किल है। हाँ। अब कॉमन लोग की हिस्ट्री क्या लिख सकते हो? तो बेसिक मेरा ये कहना है कि स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सोर्सेज इतने हैं नहीं कि मैं चाहूँ कि भाई पाटलिपुत्र की एक विलेज में जो उस समय का पीजेंट था उसको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उसको मैं चाहूँगा कि भाई मेरे पास ऐसे सोर्सेज हों। हाँ। लेकिन है नहीं, तो मैं उसमें फिर फिक्शन नहीं लिख सकता ना। तो मेरे हिसाब से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के उसमें पर्सपेक्टिव में सबाल्टन हिस्ट्री इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी क्योंकि उसका हमारे पास सोर्स नहीं है। लेकिन वही अगर आप मॉडर्न पीरियड की बात करें, जो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिशर्स पीरियड के पास हमारे पास आर्काइवल सोर्स बहुत अच्छे हैं। उस समय के टेक्स्ट क्या थे, कितने कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, गैजेटियर्स में सब कुछ आपको मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में कौन कौन किस किस बीमारी से कौन कौन मर रहे हैं। तो उससे आप एक तरह से पर्सपेक्टिव लगा सकते हो कि भाई जो आम लोग था उस पीरियड में, अच्छा वहाँ पे क्या क्या स्मॉल पॉक्स के ये वो हुआ, तो इसका मतलब कि जो वहाँ पे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर थे वो इतने अच्छे नहीं थे 18th सेंचुरी के यूपी में या 18th सेंचुरी के हरियाणा में। तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सबाल्टन हिस्ट्री आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अब वही एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में वैसा नहीं हो सकता। तो ये इस वजह से था, और लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं अक्सर, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओरल कल्चर था, तो लोग बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये तुम्हारी इग्नोरेंस है। पर फिर भी पूछता हूँ मैं कि कुछ ना कुछ राइटिंग तो हो ही रही होगी, या वो राइटिंग वाज दैट नॉट प्रिजर्व्ड ओवर टाइम, और वो उसको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी गई? मतलब व्हाई वर दीज सोर्सेज बेसिकली बर्न्ट और लाइक रॉटन ओवर टाइम? एक ना बहुत अच्छे हिस्टोरियन है पैट्रिक ऑलिवेल, ओके, तो उनका वो एक पॉइंट लिखते हैं, बताते हैं कि जो हमारे पास क्लासिकल सोर्सेज है स्पेशली इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, वो हमारे लिए प्रिजर्व पहले से करे गए हैं। उनका पॉइंट ये हुआ कि अब जैसे आप अर्थशास्त्र अगर पढ़ोगे ना, हाँ, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स है।
मतलब इतनी डिटेल है कि एक विलेजेस में कितने लोग रह रहे हैं उसका रिकॉर्ड रख रखा है, कितनी वो टैक्स दे रहे हैं उतना रिकॉर्ड रख रखा है। अब हमारे पास तो आए नहीं इतने सारे। फिर उसके बाद आप जितने एंशिएंट इंडस्ट्री में देखोगे प्ले बहुत सारे लिख रहे हैं लोग, वो सारे भी प्ले नहीं है हमारे पास, कुछ कुछ प्ले आते हैं। तो जो पैट्रिक ऑलिवेल है उनका कहना है कि एंशिएंट और स्पेशली इंडिया की क्लाइमेट ऐसी है ना कि 150 साल तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50-60 साल में अगर आपका टेक्स्ट कोई है जो क्या कहते हैं बार्क स्क्रिप्ट पे, वो मतलब उस पर लिखते थे बर्च पे, तो उस पर अगर लिख रखा है तो 50-60 साल में ख़त्म हो जाएगा, उसको कीड़े खा जाएंगे और या तो फिर ह्यूमिडिटी के कारण ख़त्म हो जाएगा। तो जो उस पीरियड के लोग हैं वो एफर्ट करेंगे कि ये वाला टेक्स्ट पर्टिकुलरली प्रिजर्व हो हमारे लिए, तो वो फिर उसको फिर नए उसमें लिखेंगे। इंटरेस्टिंग। तो उनका ये कहना है कि उस पीरियड के जो उन लोगों ने कहा कि भाई ये पीरियड, ये टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टाइम कैप्सूल है, हम चाहते हैं 10 साल बाद भी। तो जो उन्होंने हमको ट्रांसफ़र करा ना वो बहुत सेलेक्टेड चीज़ें हैं। तो उनका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन कुछ ही प्रिजर्व हुई हैं, और वो कुछ जो प्रिजर्व हुई हैं वो सेलेक्टेड बाय दोज पीपल हु लिव्ड एंड रोट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। डेलिबरेटली हिस्ट्री पास डाउन की गई है हमारे पे। हाँ, कुछ मामलों में तो जैसे अब इंस्क्रिप्शंस लिख ही रही हैं तो उसमें राजा चाहता है कि मैं जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं बताऊं। तो इसीलिए जैसे हिस्टोरियंस, जैसे आप जब एकेडमिक हिस्ट्री में जाते हैं तो वो एम्फसाइज करते हैं कि जब आप कोई सोर्स पढ़ रहे हैं तो ऑल्सो ट्राई टू कैप्चर व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ पर्सन हु इज़ राइटिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। अगर अशोक अपनी इंस्क्रिप्शन लिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसका, अशोक का इंटेंशन क्या है। पहली बात तो उसके साथ जितने वर्ड लिखे हैं उसने सबको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, है ना। उसमें क्या रियलिटी, मतलब वो क्या चीज़, उसका एम क्या है बेसिकली, तो ये चीज़ जानो। तो इसीलिए हमको ना अब जैसे मैं टेक्स्ट जो पास ऑन हुए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों जैसे रिलीजियस नेचर के टेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो रिलीजियस टेक्स्ट मिलने का मतलब ये है कि रिलीजन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो और बाकी हमको कम मिलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो भाई रिलीजियस ट्रेडिशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था एंशिएंट इंडिया में, इसीलिए उसमें बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो पास ऑन हो गए हैं। अब वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वेद जो हैं, आप मतलब एकेडमिक हिस्टोरियन ये कहते हैं एक तरह से टेप रिकॉर्डिंग है वो आपके लगभग 3500 साल पुरानी, कि जो शब्द जो वहाँ पे ऋचाएँ जो वो बोल रहे हैं, जो पंडित और जो वो हैं, वो लगभग वही 3500 साल पहले वही उनकी टोन थी, उसी मतलब पिच में वो बोलते थे, उसमें हल्का सा चेंज नहीं है। जैसे रिकॉर्डिंग होती है बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग, वैसी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो उन्होंने ट्रेडिशनली, मतलब डेलिबरेटली एक जनरेशन ने एम्फेसाइज करा दूसरे जनरेशन को कि ये परफेक्ट टोन, मतलब एक्यूरेसी के साथ तुम पढ़ो और समझो, पढ़ो, याद करो और फिर वैसे से पास करो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वो मिलती नहीं है। अब वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि भाई वो जो ट्रेडिशन पास कर रहे थे लोग वो ही नहीं रहे, फिर वही बेसिक आता है मेरे हिसाब से। जैसे अब अर्थशास्त्र डिस्कवर हुई 1909 में, तो क्या पता ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हों जैसे हमारे पास अभी और डिस्कवर हो जाएं। तो बेसिक ये है, लेकिन ये पॉइंट हमको मेंटेन करना चाहिए कि बहुत सारे टेक्स्ट जो है ना वो ऑलरेडी क्यूरेटेड हैं एंशिएंट इंडियन पे। उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्स्ट जो है वो पास ऑन होंगे, और बाकी जो वर्दी नहीं थे वो लिखे गए थे लेकिन वो उसको कोई प्रिजर्व नहीं करा उसने। एक अश्विन सांघी की किताब है, उसका नाम है उनका भी मैजिशियंस ऑफ माजदा, अभी रिसेंटली आई है, उनकी भारत सीरीज़ की किताब है। उसके अंदर ज़ोरास्ट्रियंस के फेथ के अंदर ना एक स्पेशल फायर होती है ब्लू कलर की, जिनको प्रिजर्व करनी होती है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ क्या फायर है। तो उस फायर को प्रिजर्व करने के लिए ना 300-400 साल फैमिलीज़ वो करती हैं कि हमें इस फायर को प्रिजर्व करना है, और उसको अपना धर्म मानती हैं, ड्यूटी मानती हैं। इसी वजह से वो फायर जो फॉरएवर बर्न हो रही है वो प्रिजर्व हो रही है। मैं उसका एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इससे आपकी वाली बात से एक और पैरेलल ये रेज होता है, ऐसे ही आप जाओगे अगर वाराणसी जाओ या किसी यूपी के शहर के अंदर जाओ जहाँ पे घाट हैं, तो वहाँ पे वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, भाट नाम के, अगर आपने सुना होगा, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री बताते हैं, प्रोवाइडेड आप जाके उसको अपडेट करा और सब कुछ करो, राइट। पर वो आज भी एक एंशिएंट सिस्टम है जिसको हेरिडिटरी तरीके से पास ऑन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रेज्ड इज, अब आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए जो अकेडमिकली हिस्ट्री में एज अ स्टूडेंट इंटरेस्ट हुए, उसको फिर परस्यू करा, उसके आसपास अपना मटेरियल दुनिया में संचार करना शुरू कर दिया।
लेकिन जो लोग बाय ब्लड एसोसिएट होते हैं, बाय कीपर्स ऑफ हिस्ट्री, उनके बारे में कुछ बता सकते हो आप? लाइक ट्रेडिशनली कौन होते हैं, हु आर द पीपल हु कीप हिस्ट्री? जैसे बेसिकली जैसे एंशंट वैदिक पीरियड की हमने बात करी, तो स्पेशली जो प्रीस्ट फैमिलीज़ हैं वो एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो मेरा पीरियड एंशंट इंडियन हिस्ट्री में, वैसे तो कोई पर्टिकुलर वो है नहीं, लेकिन आप जैसे मिडीवल उसमें चले जाओ तो राजाओं से, रॉयल हाउसेस से रिलेटेड वो होते थे, मतलब स्क्राइब्स कह सकते हैं आप। फिर उसमें बेसिकली एक हीरोइक पोइट्री गाते थे वो, बार्ड्स। हाँ, बार्ड्स बेसिकली। तो वो एसोसिएट होते थे कि वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी क्या क्या जो ग्लोरीज हैं और वो हैं, वो उनको जैसे राजस्थान में बहुत कल्चर है ये कि उसमें ग्लोरीज की आपको वो कर रहे हैं। अब उसमें वही ओरल हिस्ट्री का वो एग्जांपल है कि वो रिटर्न नहीं है, वो ओरल हिस्ट्री है। तो बेसिकली तो ये है। लेकिन वैसे आप देखा जाओ कि ये जैसे आपने कहा ना नाम लिख लिख के, हाँ, तो कुछ मतलब मेरे को अगर सिनिकल व्यू में देखना है तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या ये नाम अगर लिख रखे हैं और कुछ और डिटेल नहीं है, तो हिस्ट्री राइटिंग में हमको कितना इन्फ्लुएंस, मतलब कितना ये, मतलब हम कितना इससे, इस सोर्स, पर्टिकुलर सोर्स से ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते, है ना, बियॉन्ड नेम्स। हाँ, तो वो भी एस्पेक्ट अब आ जाता है कि क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए उसमें। चलिए आपको मैं एक पोस्टर दिखाता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे वो इंद्र वाला पोस्टर लगा हुआ है, आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर थंबनेल था ये। हाँ, जब मैं आपके चैनल पे गया और मैं तो नेचुरल सी बात है, बिकॉज मेरे को आई लाइक द गॉड, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने क्लिक करा उसके ऊपर एंड इट वाज अबाउट वॉर क्राइज, वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और मैं आपको एक पैसेज बताना चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ उस पर कुछ अपनी राय रखो। एक श्री प्रभुपदा या ऐसा फकिंग ऑफ द नेम, क्या नाम है एग्जैक्टली, उनकी एक गीता की रिकॉर्डिंग स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। इस्कॉन के जो थे, इस्कॉन के शायद नहीं, वो वाले प्रभुपदा नहीं, कुछ कोई और है। अच्छा। कमलेश पटेल, नॉट इवन हार्टफुलनेस, सब वॉच कर रहा हूँ मैं। बेसिकली एक गीता की रिकॉर्डिंग है जो स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, दैट्स ऑल आई नो, ठीक है। उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीन आता है कि जहाँ बैटल शुरू हो रहा होता है, तो हर एक योद्धा अपनी कॉन्च शेल यानी अपने शंख को बजाता है, उन शंखों के नाम है। और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक शंख की आवाज़ से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, एक शंख की आवाज़ के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ है। एंड वो पीछे उन्होंने साउंड डिज़ाइन भी ऐसा कर रखा है कि आपको लगता है कि क्या महायुद्ध होने वाला है, ठीक है। तो मेरे घर में शंख है, बहुत कोशिश करी बजाने की, फिर यूट्यूब पे देखा, बजाया। जो फीलिंग होती है ना शंख बजाने की, इट्स लाइक आपने पता नहीं क्या ही पा लिया है। इट्स गूंज जाती है, ठीक है, जैसे शेर की दहाड़ होती है, अनप्लेजेंट होती है सुनने में। शंख इज लिटरली इट्स द क्लोजेस्ट थिंग टू अ वॉर क्राई, राइट। वाई द इंटरेस्ट इन वॉर म्यूजिक, ठीक है। एंड इन जनरल आप लाइक व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट दैट टाइम, उस टाइम के एंशिएंट इंडिया के वॉर म्यूजिक के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में? वॉर म्यूज़िक का देख रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं। मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं एक जोक करता हूँ कि आपने कुछ मेरे को फैक्ट्स बोला ना, तो मैं उसके बाद एंड में जोड़ सकता हूँ दैट इज़ नॉट रियली द केस। तो ये मतलब सोर्सेज की प्रॉब्लम है। तो एक तो कॉन्च सेल्स या फिर शंख की बात हुई वो, फिर एक होता था वॉर ड्रम्स जिसको कहते थे संस्कृत में दुंदुभी। आप अगर जैसे अभी भी जो सिख ट्रेडिशन में निहंग जो हैं वो बजाते हैं, वो बहुत बड़ा सा वॉर ड्रम होता है। तो उसमें ये होता था कि जब लड़ाई शुरू होने वाली है ना, उससे पहले वही वॉर ड्रम्स बजते थे, शंख बजते थे। लाइक धम धम नहीं, आपने देखा होगा जैसे पुरानी मूवीज में भी आता है, इतना बड़ा सा करीब वो रहता है वॉर ड्रम्स, उसमें ऐसे मारते हैं जो लोग। हाँ, तो उसको कहते हैं दुंदुभी, मतलब संस्कृत नेम है ये वॉर ड्रम्स का। तो ये वॉर से पहले होता था, और मतलब कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि वॉर के टाइम पे भी वो चल रहा है, बेसिकली टू मोरल बूस्टिंग का काम करता है। जैसे आपने ये देखी है, ये जो कार्टून वाली रामायण है, हाँ। ये आपने देखी है? इसके अंदर मैं एक रावण का सॉन्ग चलाना चाहता हूँ, बस आप मेरे को बताना कि इसमें दुंदुभी है या नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर सिंबल्स होते थे, वो जो नहीं होते बड़े बड़े प्लेट्स जो होती हैं, सिंबल्स भी होते हैं। हाँ, वो भी होते हैं, मतलब वो मतलब पूरा कोरस होता था एक। जैसे इंटरेस्टिंगली जब ये 1870 प्री मॉडर्न पीरियड में यूरोपियन आर्मीज़ में जो ये बेसिकली वॉर का रहता था ना, कि जो ड्रम्स बजा रहे हैं या फिर हॉर्न्स मतलब बजा रहे हैं, तो वो बच्चों को देते थे, वो 13-14 साल के बच्चों को। ट्रम्पेट
ट्रम्पेट वगैरह बचाने का, जब मार्चिंग में और लड़ाई के टाइम पे भी उनका काम रहता था ये बजाने का। एक इंटरेस्टिंग मतलब बच्चे वॉर के अंदर बजाते थे। हाँ हाँ, बिकॉज यू वांट एवरी फिजिकली एबल बॉडीड मैन जाके लड़े, वो थोड़ी बजा सकता मैं है। उस पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात कर रहा हूँ 18-19 सेंचुरी की। हाँ, तब भी नेपोलियन पीरियड मतलब उसी पीरियड के अंदर वो चाहते हैं कि सारे आदमी जाके लड़े, वो थोड़ी वो बजा सकते हैं। नहीं, उसमें उनका ये था कि ये जैसे आप 12-13 साल के हो, आपको पता है आपको मतलब आर्मी में जाना है इवेंचुअली इवेंचुअली। वो इंटर्नशिप है, वो एक तरह से इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का जैसे जो ब्रिटिश सेलर शिप्स रहते थे, मैन ऑफ वॉर, हाँ, जो वॉर शिप्स रहते थे, उसमें भी आपने एक पिक्चर देखी होगी उसका कमांडर एंड द फार साइड ऑफ द सी करके है, रसल क्रो की। नहीं देखी। नहीं देखी, वो नेपोलियनिक वॉर के ऊपर है। ओके। उसमें आप देखोगे ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मतलब ऑफिसर्स के साथ घूम रहे हैं। तो उनका बेसिकली यही है कि अभी से ट्रेन करना शुरू कर दो, 13-14 साल के हैं, शुरू हो गए वो। या आपने ये भी नोटिस करा होगा इनफैक्ट, जैसे अभी अगर बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर जाते हैं और अमेरिका के अंदर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, जो ट्रम्पेट भी बजती है, ऐसी होती है टड़ा ऐसी वाली होती है, जो कि बिल्कुल भी वॉर लाइक नहीं फील होती। बट फिर भी जब भी आप एंशिएंट इंडियन वॉर्स की डिपिक्शन देखते हो मूवीज़ के अंदर, जो ये नगाड़े बजते हैं और ये जो धुमधुमी बजती हैं, इट जस्ट फील्स मोर लाइक अ वॉर। नहीं, उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये आ गया ना कि जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो पुरानी बैटल्स थी वो कोरियोग्राफ्ड बैटल्स थी। भाई आपने अपने लोग ले आए, मैंने अपने लोग ले आए, फिर हम लड़ रहे हैं और फिर डिसीजन हो रहा है एंड में कि कौन जीता। आज की वैसी बैटल का नेचर नहीं रहा। और आजकल वैसे भी जो अगर आप बजाना भी चाहो वॉर क्राई, तो आपकी जो आर्टिलरी गन फायर का इतना तगड़ा साउंड है कि सब कुछ वो हो जाएगा। दैट्स ट्रू। जैसे मोरल हैपेंस इन द लॉकर रूम, मतलब जब आप बेस पे होते हो, वो मोरल आप वहाँ नहीं बिल्ड कर सकते बैटल फील्ड पे। उसमें वो है ना कि एक इंटरव्यू है बहुत अच्छा कि जैसे जब आपके अभी एक ब्रिटिश मर्सनरी था, वो वहाँ पे यूक्रेन में लड़ने गया था, तो उसका इंटरव्यू है कि जैसे जब ऊपर से रॉकेट जाता है ना आपके, तो जो आवाज़ आती है तो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ये आप पास में गिरेगा या दूर गिरेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है। हाँ। तो उस सेंस में अभी क्या है कि अभी आप ट्रम्पेट बजाने लग गए तो आपको एनिमी की आपको लोकेशन पता चल जाएगी। करेक्ट। तो उस टाइम पे तो हाँ, मतलब अनलेस आप एम्बुश कर रहे हो किसी को, अगर सही कह रहे हो, अगर कोरियोग्राफ वॉर है तो एक दूसरे के साइड को बताएंगे कि हम आ गए हैं। एंड इनफैक्ट वो शो ऑफ स्ट्रेंथ भी बन जाता है कि कौन ज़्यादा वायलेंटली एक ज़्यादा तेज़ बजा सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट, राइट। दूसरे को डराने के लिए ये भी टैक्टिक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है इनका, मतलब पर्टिकुलरली ये जो वीडियो बनाया था आपने, वो जस्ट लाइक कि इंस्पिरेशन समझाना ये क्या इंस्ट्रूमेंट थी या कोई स्पेसिफिक रीज़न था? मेरा बेसिक ये था कि लोगों को बस बेसिक पता रहे कि जैसे कॉन्च सेल्स वर्ड, ये वॉर ड्रम का इनके इतिहास क्या है। जैसे मतलब वैदिक पीरियड के आसपास से शुरू हो जाता है ये पीरियड कि लेकिन जैसे ना आप वही जैसे कितना हमारे पास सोर्स कम है, आपके पास जो रोमन पीरियड के बारे में उनको ये भी पता है कि जो वॉर सॉन्ग्स होते हैं जो आर्मी मार्च के टाइम पे गाती थी, वो पता है लोगों को। मतलब हिस्टोरियंस, वहाँ के हिस्टोरियंस को भी पता है कि जैसे मार्च पे चल रही है ना आर्मी, तो वो गाना कौन कौन सा, मतलब धुन में कौन कौन सा जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे मार्चिंग ट्यून्स नहीं होती, कदम कदम बढ़ाए जा, ये आपका बेसिक मार्चिंग सॉन्ग है। तो वैसे रोमन पीरियड में जो रोमन आर्मी जब मार्च करती थी वो कौन सा गाना गाती थी ना, वो ही पता है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है एक्चुअली, अगर आप जाओगे ना और आप सर्च करोगे कि रोमन आर्मी मार्चिंग सॉन्ग, रोमन फ्यूनरल, वो वाला वो भी आ जाता है आपको। रोमन पीरियड के एक पर्सन दूसरे लोगों क्या लेटर कौन सा लिख रहा है वो भी अवेलेबल है लोगों को। लोगों ने स्टोइसिज्म ऐसी तो बनाया, लेटर चुरा के और लोग गए। तो वैसे लेवल के सोर्सेस हमारे पास है नहीं। तो मैं मतलब हम चाहूँगा कि भाई उस समय के वॉर म्यूजिक का क्या धुन होती थी, वो क्या होती थी, लेकिन वैसे पता चल सकता है। ओके, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलरली हमारे इंडिया के अंदर प्रेवलेंट। अगर हम किंग्स के या एम्पायर्स के नाम लेते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। आपने पर्टिकुलरली गुप्ता एम्पायर, कुशानास के ऊपर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, इन सब पे आपने ऑलरेडी बात कर रखी है। इन सब पर्टिकुलर नेम्स के अंदर हाउ इज इट दैट द नेम ऑफ अशोका ऑलवेज स्ट्राइक्स एज द मोस्ट माइटी? क्या उस पर शाहरुख खान की पिक्चर बनी थी इसलिए अशोका को इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस क्यों दी गई है हिस्ट्री के अंदर? अशोक का पहली बात तो आप अशोक के पीरियड के बाद जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उसमें अशोक बहुत प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं, लेकिन बाद का जो पीरियड है ना उसमें इतने नहीं होते। इंटरेस्टिंगली आईन अकबरी जो अकबर के पीरियड में लिखी गई थी और सबसे मेन सोर्स है, बेसिकली आप एक कह सकते हो कि एक तरह से जो अकबर के पीरियड का जो मेन डॉक्यूमेंट है
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट वो है आयन अकबरी। तो आयन अकबरी में मेंशन मिलता है अशोक का, लेकिन उसमें अशोक जो है वो पूरे इंडिया का रूलर नहीं है, बेसिकली कश्मीर का रूलर बता रखा है उसको। और उसका मतलब रीजनिंग ये है कि जो एक राज तरंगनी टेक्स्ट लिखा गया था 11वीं-12वीं सेंचुरी में कश्मीर में, उसमें मेंशन आता है अशोक ने कि ये वाला इस पीरियड रूल करा। तो इंडियन हिस्ट्री में इफ़ यू लीव बुद्धिस्ट सोर्सेज इतने प्रोमिनेंटली अपीयर नहीं होते हैं अशोक। जो बाद का पीरियड है आपका फ्रीडम मॉडर्न पीरियड में, जब हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई, तो कुछ तरह से आप कह सकते हो कि अशोक बिकेम ए वेरी प्रोमिनेंट फिगर, मेनली बिकॉज एंशंट इंडियन हिस्ट्री में जो पहले सिग्निफिकेंट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमको, वो अशोक की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। और उसका स्केल आप देखोगे तो पाटलिपुत्र से लेके अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान और ऊपर आपका जो ये अफ़गानिस्तान हो गया, नीचे आपका कर्नाटक के एरिया तक, लगभग सारी से हर जगह पे लगभग फैली हुई है अशोक की इंस्क्रिप्शंस। सो विच इज़ नॉर्थ टू साउथ, लीविंग द ईस्ट इज़ नॉट रूलिंग टू मच बियॉन्ड। नहीं, ईस्ट में है ना पाटलिपुत्र, वहाँ पे तो बेस था उनका। पाटलिपुत्र इज़ वेयर? पटना। तो ठीक है, यू बेसिकली गॉट इंडिया। उसमें अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या नहीं है? नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। सो पाटलिपुत्र इज वेयर इज पाटलिपुत्र हो गया आपका बंगाल तक है। बंगाल तक है। और उधर से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर आल्सो कवर्ड। ईस्टर्न अफगानिस्तान ओनली। ईस्टर्न अफगानिस्तान, ठीक है। सो टेक्निकली ही कैन बी कॉल्ड द किंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये पर्टिकुलर कैंपेन अशोक ने कैसे लीड किया कि मेरे को पूरे देश पे राज करना, ये उसने इनहेरिट करा था या स्ट्रेटेजिकली लीड किया, एंड देन व्हाट लेड टू हिज डाउनफॉल? जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से पहले जो मगध का एरिया है, मगध का एरिया बेसिकली जो आज का आपका पटना और गया का जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कोर था इराक का। और नंदा डायनेस्टी के टाइम पे, लगभग मैं बात कर रहा हूँ आपकी 400 BC टू 350 BC, उस पीरियड में हम देखते हैं कि जो पूरा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा और ये पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एज वेल। सो ये जो एरिया है लगभग ये नंदों ने कॉन्कर कर रखा है। मेजर कॉन्क्वेस्ट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में करी गई थी। ओके। और बेसिकली अशोक का आपका उसकी जो मेन प्रोमिनेंट कैंपेन थी वो थी कलिंग की कैंपेन। हम ये जानते हैं वो कलिंग मेन प्रोमिनेंट कैंपेन थी, बाकी सारा कॉन्क्वेस्ट तो चंद्रगुप्त ने पहले कर रखा था। तो ही इनहेरिटेड इट, ही इनहेरिटेड इंडिया। हाँ, इनहेरिटेड इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्रेजी। फिर उसमें जैसे मैं स्टार्टिंग में डिबेट नहीं कर रहा था कि सेंट्रलाइज स्टेट का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न में, तो उसमें जैसे स्पेशली बात करते हैं लोग कि साउथ में जो एक्सपेंशन हो पाया मौर्यस का, तो उसमें जो सदर्न जो उस समय का पीरियड था वहाँ पे एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंट किंगडम थी नहीं। हाँ, लोकेलिटीज़ थी, लोकेलिटीज़ में छोटे छोटे लोकल लीडर्स कर रखे हैं। तो अगर मॉडर्न एम्पायर, भाई उनके पास जो वॉर मशीन है उनके लिए बहुत आसान था इनको हराना, क्योंकि कोई एक कंसोलिडेटेड अपोजिशन नहीं थी। तो इसीलिए वो एक्सपैंड हो गए साउथ में इतना। तो एक कारण ये भी है कि उस समय साउथ जो था उसमें वहाँ पे इतना स्टेट्स डेवलप नहीं हुई थी। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जैसे आप वो नहीं लेके आते किताब दुकान से 20 रुपये की कहानी की किताब होती है, इलस्ट्रेटेड होती है, उसके अंदर दिखा रखा था कि अशोक बहुत वेलियंट एम्पायर था। फिर कलिंगा के कैंपेन के बाद पर्टिकुलरली उसने रियलाइज़ करा कि मैं कितना बुरा आदमी, मैंने कितने लोगों का खून करा, दैट इज द राइज ऑफ हिज बुद्धिज्म। इज दैट एक्यूरेट? ना, अशोक बौद्ध धर्म को पहले ही फॉलो करता था। खून खराबा करने के बाद भी? नहीं, उससे पहले ही करता था। और उसके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ कि भाई कलिंग वॉर के बाद वो बुद्धिस्ट बन गया। तो ये पॉपुलर मिथ है, ऐसा नहीं था। बस लेकिन वो ये कहता है जैसे कि आप देखोगे कि मेरे को मतलब इतने लोग हुए, और अब जो किंग हैं वो मॉडर्न एम्परर है, वो ऐसा नहीं चाहता कि इतने लोग मरें। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंगली जहाँ पे उसने खून खराबा करा था, वहाँ पे जो वहाँ की जो एडिक्ट है उसमें स्पेशल मेंशन हो रखा है, एक स्पेशल क्लॉज ऐड कर रखा है कि अगर तुमने फिर से कराना तो मैं फिर से तुम्हें बताऊँगा, पनिश करूँगा। तो ये जो एक मॉडर्न मिथ है आप कह सकते हो। हाँ, ओके। एंड व्हाट अबाउट, आई थिंक आपने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के आसपास, क्योंकि एज यू नो कि बिकॉज उसमें इतनी सारी बातें हैं, पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स हैं, लैंड्स पे कैसे गवर्न करना है, किस तरह के स्पाइज रखने हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, पूरी ट्रीटीज़ है वो बेसिकली, राइट, स्टेट रूलिंग पे। जैसे माकियावेली ने कोशिश करी थी द प्रिंस बनाने की, इस तरह से वो है।
तो हम क्या बहुत सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, डू वी ऑल्सो बोरो फ्रॉम दैट बुक, डू वी ओवर रिलाई ऑन अर्थशास्त्र अ लॉट व्हेन वी अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री? हाँ, क्योंकि हमारे पास एक मेजर टेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन, स्पेशली स्टेट क्राफ्ट के रिलेटेड। लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में एक चीज़ जो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं और बहुत वैलिड है वो जो पॉइंट है वो है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं है। मतलब अर्थशास्त्र जो मौर्यन पीरियड की जो रियलिटीज़ थी उसको डिपिक्ट नहीं कर रहा है। वो कौटिल्य वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसे गवर्नर्स होने चाहिए, ऐसे स्टेट मशीनरी होनी चाहिए, ऐसे तुमको डॉक्यूमेंट्स लिखने चाहिए। अब रियलिटी क्या थी ये हमको नहीं पता, राइट। तो अब एक तरह से ये वैल्यू जजमेंट जो हिस्टोरियन या जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, अब उसमें ये आता है कि आप किस पॉइंट को कह रहे हो कि ऐसा होता था। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। तो ये वाला जो डिस्टिंक्शन है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि अर्थशास्त्र को, स्पेशली जो जैसे पुराने हिस्टोरियंस थे, एक नए हिस्टोरियंस का एक क्रिटिसिज्म है कि अर्थशास्त्र को आपने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक समझ लो मैनुअल की तरह आप पढ़ रहे हो। करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते ना वैसे मैनुअल, क्योंकि वो कौटिल्य का यूटोपिया है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ। अब जैसे भाई स्कूल की जो रूल बुक होती है, रूल बुक के हिसाब से अगर 200 साल पहले लोग कहने लग जाएं कि बच्चे ऐसे ऐसा करते थे, तो रियलिटी तो वैसी होती नहीं। हाँ, बट आई थिंक शायद लोग ओवर ईगर होंगे कुछ नया पॉइंट अराइव करने के लिए, इसलिए वो प्रिस्क्रिप्टिव किताब को भी डिस्क्रिप्टिव के तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते होंगे। हाँ, लेकिन मतलब उसमें जैसे आप एक चीज़ ये कह सकते हो कि नया नया सोर्स मिला था उस टाइम पे, तो मतलब उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा पुराने। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि जैसे आपको नया कोई सोर्स मिला है और बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र रीडिस्कवर हुआ 1909 में, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब आप एक पीरियड जब हो जाता है, जब ये एक्साइटमेंट ओवर हो जाती है, तो फिर जो आपके थीसिस है उसका क्रिटिसिज्म शुरू होता है। तो ये था। मैंने आजकल ट्विटर पे, आजकल नहीं कुछ समय में कभी कभी देखा है, लोग ना एक दूसरे को गाली लिखते हैं मिलिच्छा करके ट्विटर पे। मैंने कभी कभी नोटिस करा है, एंड आई नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग until I saw your video, right? And you mentioned कि पहले रोम के अंदर या ग्रीस के अंदर बारबरोस नाम के लोग थे जो बाहर के थे, वो बारबेरियंस बन गया, राइट? एंड देन इंडिया के अंदर वो सेम कॉन्सेप्ट है मिलिच्छा। कैन बी काइंड ऑफ डिस्क्राइब व्हाट दिस इज, एंड इज देयर एनी मॉडर्न डिपिक्शंस ऑफ मिलिच्छास एज वेल? तो ये बारबेरियंस और बारबरोस का कॉन्सेप्ट बेसिकली है दोज हु डू नॉट बिलोंग टू योर कल्चर। और ये सिर्फ रोम में नहीं मिलता, हमको चाइना में भी मिलता है ऐसा एग्जांपल, एक टर्म इस्तेमाल होती है, और इंडिया में भी हमको देखने में बेसिकली जो प्रोमिनेंट कल्चर्स हैं उसमें पुराने समय में था कि दोज हु आर विद इन द ट्रेडिशन एंड दोज हु आर आउटसाइड द ट्रेडिशन। बट आर दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और जस्ट इट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिमिनेशन आप कहोगे तो कुछ मामलों में हाँ, जैसे जैसे एथेंस के केस में एक कैटेगरी होती थी एलियंस की, एलियन इन द सेंस की दो जो सिटीजन्स नहीं है और जो एथेंस के मतलब रहने वाले लोग नहीं है, वो बाहर से आके एथेंस में बसे हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती थी, उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। तो कुछ मामलों में हाँ डिस्क्रिमिनेट करते थे। जैसे मिलेच का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, तो जो अर्लीस्ट रेफरेंस हमको मिलता है एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलता है। लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इस समय जो म्लेच्छ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिवॉल्व करता है उन लोगों के लिए जिनको संस्कृत अच्छे से नहीं आती। सो दोज हु कांट स्पीक संस्कृत प्रॉपरली आर डिस्क्राइब्ड एज म्लेच्छ। उस टाइम की इलिटरेसी हो गई बेसिकली। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, नॉट एग्जैक्टली। नहीं, हाँ, नहीं। जैसे उसमें क्या है कि अब भाई दूसरे कल्चर के उसको संस्कृत है ही नहीं, मतलब Correct, उसमें correct, तो लिटरेसी तो नहीं कह सकते। और फिर क्या है कि हम देखते हैं जब ये इन्वेजन शुरू हुई, ग्रीक इन्वेजन, फिर उसके बाद पहले पर्शियंस आए, फिर ग्रीक आए, और उसके बाद फिर आपके पार्थियंस आ रहे हैं। तो जो उस समय के जो रिलीजियस बुक्स लिखी गई, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो लॉ बुक्स थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट को मतलब एक्सपैंड कर दिया, और उसमें ये कहा गया कि जो भी लोग वर्णाश्रम धर्म को नहीं फॉलो करते, वो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म बेसिकली द फोर फोल्ड ऑफ धर्म, वर्ण। ओके। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस जो ब्रॉड वर्णाश्रम धर्म में जो लोग नहीं आते वो म्लेच्छ हैं। सो जिनकी वर्ण आइडेंटिटी नहीं है वो म्लेच्छ।
तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, फिर उसमें उसमें उनका पॉल्यूटिंग ये बताया गया कि भाई वो उनका वो एक तरह से पॉल्यूटेड नेचर है उनका, म्लेच्छस का। फिर उसमें जो उनकी भाषा है वो म्लेच्छ भाषा है, डेरिवेटिव टर्म रहा है थोड़ा हिस्ट्री, हाँ, डेरिवेटिव टर्म इस्तेमाल हो रही है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में भी हमको देखने को पड़ता है मिलख, उसमें पाली वर्जन है म्लेच्छ का, और उसमें क्या है, संस्कृत की जगह जो मगध भाषा है, जो मगध में बोली जाती थी भाषा, प्राकृत जो बोली जाती थी, जो लोग मगध भाषा को नहीं बोल पाते वो हैं मिलख। और फिर क्या है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर जैसे जब टर्क्स का इन्वेजन हुआ तो म्लेच्छ जो टर्म थी वो इस्तेमाल होती थी इनके लिए, और वो हमको थ्रू आउट उसमें देखने को मिलती है। डू यू थिंक जो लोग जिस टाइम पे ये वाले टेक्स्ट लिख रहे थे, इट वाज अ वे टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, प्रोटेक्शनिस्ट एक एटीट्यूड अपनाया था? हाँ, प्रोटेक्शनिस्ट था, और दूसरा था कि डिफ्रेंशिएट करना कि कौन हमारे ट्रेडिशन के हैं कौन नहीं है। क्योंकि आप सिंपल रीजनिंग आती है ना कि भाई पहले शतपथ ब्राह्मण के टाइम पे जो म्लेच्छ थे उनका मेन व्यू था जो संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पाते। अब क्यों हम देख रहे हैं इस पीरियड में जो ये लॉ बुक्स लिखी गई हैं उसमें हम क्यों ये ऐसा देख रहे हैं कि भाई जो ये मीनिंग है उसको एक्सपेंड करके जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो म्लेच्छ बन गए अब। तो उसका कारण ये था कि उस पीरियड के अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे तो उस पीरियड में जो आउटसाइड से फॉरेन इन्वेजन्स हो रही हैं, तो एक जो उस पीरियड के जो लॉ बुक राइटर्स थे उनका ये आया कि भाई you have to differentiate between those who are within the tradition and those who are outside the tradition. When it comes to the invasions of India, अभी बहुत पॉपुलर चलता है, बिकॉज अभी सारे हिंदू यही चाहते हैं हम इन्वेड हुए थे, हम इन्वेड हुए थे, हर जगह कमेंट्स में ही लिखते रहते हैं हमारे पे इन्वेशन हुआ था, आक्रमण हुआ था, एंड मोस्ट पीपल प्लेस इट सेंट्रली एज वी वर इन्वेडेड बाय मुगल्स और मंगोल्स, राइट? और थोड़ा बहुत वो गजनी वगैरह आ जाते हैं एक बार। मंगोल इन्वेजन इतना प्रोमिनेंट नहीं था इंडिया में। That's what I've generally heard, may have misheard, right? But then earlier on in the conversation, you mentioned we've been invaded by Greek people, Parthians, or so can we just run through the list of invasions and when they happened and क्या consequences थे of each of them? जैसे सबसे पहले तो सबसे प्रोमिनेंट इन्वेजन पर्शियन इन्वेजन हुआ था। आपने ज़र्क्सीस, डेरियस, इनका नाम सुना है? 300 वाला ज़र्क्सीस? हाँ, इंडिया इन्वेट करा था उसने? नहीं, उसने नहीं इन्वेट करा था, उसके लेकिन टेरिटरी का कुछ पार्ट जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था। ओके। जो डायनेस्टी थी ज़र्क्सीस की वो थी अकैमेनिड डायनेस्टी। ओके। अकैमेनिड डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट ने पहली बार जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो काबुल वैली तक उसने कॉन्कर करा था। साइरस द ग्रेट के बाद आता है ज़र्क्सीस का बाप, उसका नाम है डेरियस। डेरियस द ग्रेट ने पहली बार गांधार कॉन्कर करा और सिंध का इलाका, इंडस जो रिवर आ रही है उसके वेस्टर्न टेरिटरी सारी कॉन्कर करी उसने। अच्छा, उसमें जैसे गांधार में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जो आज का कांधार है उसको लोग बोलते हैं यहाँ गांधार है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आज का पाकिस्तान का इलाका है रावलपिंडी, और टैक्सिला अभी बोलते हैं, पुराने समय में तक्षशिला बोलते थे, तो वो था कोर इलाका। तो समझ लो जो पाकिस्तान का पंजाब है उस वेस्टर्न पाकिस्तान का पंजाब का इलाका तक ये आ गए थे पर्शियंस, और ज़र्क्सीस के पीरियड तक ये रहे थे। और उसमें स्पेशल मेंशन आता है कि ज़र्क्सीस ने जब ग्रीस इन्वेड करा ना तो इंडियन ट्रूप्स थे वहाँ पे उसकी आर्मी में, जो इंडिया से वो लेके आया था एज मर्सनरीज। जो उसकी इंडियन प्रोविंसेस थे, जो ये गांधार और सिंध का इलाका था जो उसने कॉन्कर कर रखा था, तो उसके जो ट्रूप्स थे वो भी पर्शियन आर्मी में थे। और इसमें जब वो ग्रीस, इमेजिन करो वो अगर गांधार वाले एरिया से इतनी दूर माइग्रेट मतलब ट्रैवल कर गए होंगे ग्रीस पे राज को वो करने के लिए। हाँ, तो उसकी आर्मी को असेंबल होने में बताते हैं कि भाई 2 साल के करीब लग गए थे, हैं जस्ट टू इन्वेड ग्रीस। नहीं, उनका जो कोर है वो अभी आज का ईरान है वो है। वहाँ से आप धीरे धीरे आपके अलग अलग प्रोविंसेस से आर्मी आ रही है, मोबिलाइज हो रही है। इंडिया में अभी भी अगर आप चाहो, अगर कल को इंडियन आर्मी कहे कि हमको इन्वेड करना है पाकिस्तान, तो अभी भी मोबिलाइज करने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और ये कंजर्वेटिव, मतलब मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स। यू आर राइट, बिकॉज अभी आई हैड दिस जेंटलमैन ऑन, रिटायर्ड कर्नल राजीव भेरवान, अभी यहाँ पे आए थे वो, तो वो कह रहे थे कि जब 2000 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ना, उसके बाद मोबिलाइजेशन हुआ, तो वो कहते हैं कि मोबिलाइजेशन इतना समय लग गया था, आधे लोग उसके अंदर ही लाइक दे जस्ट डाइड बिकॉज लाइक जस्ट इट वाज सो मैसिव। तो वही मोबिलाइजेशन, तो इसीलिए तो जैसे लोग बोलते हैं कि अभी भाई पाकिस्तान को अटैक कर दिया, भाई पाकिस्तान का ऐसा थोड़ा
जब आज को बोला और 2 मिनट में हो गया इन्वेजन। उससे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके जितने अलग अलग जगह पे लोग, आपकी मिलिट्री फैली गई है, उसको आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा एक जगह पे। आज तो ये ईजी है कि आर देयर अदर इंस्टेंसेस ऑफ लाइक, क्योंकि व्हाट आई आल्सो रिमेंबर रीडिंग इज दिस, मैं लद्दाख में एक इंदस वैली रिजॉर्ट है बड़ा अच्छा, मैं वहाँ पे गया, वहाँ का ओनर था ब्रिटिश बंदा था, बहुत किताबें पढ़ता था, तो उसने मेरे को किताब दी, इट्स कॉल्ड द ग्रेट गेम, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट राइट? हॉपकिन की। हाँ, क्या कमाल किताब है ब्रो। इट्स टॉक्स अबाउट हाउ कि रशिया के जो सीक्रेट सोल्जर्स थे और अपने इंग्लैंड के थे, वो एक सीक्रेट कोल्ड वॉर में थे, ये कैसे हम इंडिया तक का रास्ता निकाल लें कॉन्कर करने के लिए। मर जाते थे बीच में, वो पहुंच नहीं पाते थे, वो मोबिलाइज करना इतना मुश्किल था, घुसपैठिया बन के। लाइक हम लोग रियलाइज नहीं करते, अभी भी मन में ऐसा लगता है कि हाँ रशिया कॉन्कर करना है, चलो। लाइक आई जनरली थिंक मोबिलाइजेशन मस्ट बी अ बिगर प्रॉब्लम इन हिस्ट्री देन इट इज टुडे। हाँ, अब कुछ मामलों में तो बिल्कुल, जैसे मोबिलाइजेशन में आपका स्पेशली औरंगज़ेब के पीरियड में आता है, जब औरंगज़ेब ने सदर्न इन्वेजन शुरू हुआ, तो मुग़ल आर्मी को आपको मस्टर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि भाई अलग अलग प्रोविंसेस से लोग पैदल आ रहे हैं या घोड़े पे आ रहे हैं, उसमें धीरे धीरे आते हैं। मान के चलते से जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बोला गया है कि जो एक आर्मी है उसका आइडियल मार्चिंग पर डे में कितना मार्च करना चाहिए, कि बहुत अच्छी वेल ट्रेंड आर्मी का 22 किलोमीटर है बस। और रोमन, उसमें बोला जाता था कि जो रोमन आर्मी है, वेल ट्रेंड रोमन आर्मी एक दिन में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर दे सकती है। तो अब 30 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, मान लीजिए दिल्ली से आपको मुंबई जाना है भाई, आप अगर आपको कल फरीदाबाद इन्वेट करना है, दिल्ली फरीदाबाद ही कर पाओगे बस। फिर उसमें आप ये भी देखो ना कि आपके जो आर्मी आ रही है उसके साथ आपको कितने सारा बैगेज चाहिए, भाई खाना पीना सब। अब ऐसा तो नहीं आप गए वहाँ पे फिर खाना खोजने लग जाओ, पहले बैगेज ट्रेन सारा होना चाहिए, तो उसमें टाइम तो बहुत लगता था। तो ये जो पर्शियन इन्वेजन है, तो पर्शियन इन्वेजन हुआ, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आ गया एकदम से। डेरियस को, जैसे डेरियस थर्ड था जो लास्ट अकैमिनेट रूलर था, उसको हरा के 325-26 में ये अलेक्जेंडर आता है। अलेक्जेंडर के बाद क्या होता है कि जो ये वाली टेरिटरी है पंजाब की, पाकिस्तान का एरिया जो है कुछ मामलों में, वो ग्रीक्स के पास होता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ये वाले जो एरियाज़ हैं इनको कॉन्कर कर लेते हैं। कॉन्कर करने के बाद फिर जब मौर्यन एम्पायर, अब ये वाले एरिया जो पूरा पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान है वो मौर्यंस के पास है। फिर जब मौर्यन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट करना शुरू होता है ना, तो जो ग्रीक्स सेटलमेंट्स थी कुछ, आज का आपका जो बल्ख रीजन है, बल्ख बेसिकली जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है, वहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट्स थी। पुराने समय में उसको कहते थे बैक्ट्रिया, उसको बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहते थे। जैसे अभी पॉपुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स बैक्ट्रियन कैमल्स, बैक्ट्रियन 2-हम्प्ड कैमल्स होते थे। तो वो जो एरिया है वहाँ के ग्रीक, वो जो होते, मतलब ग्रीक किंगडम थी, वो इन्वेड करती है इंडिया को। और तब उस पीरियड से हमारा इंडो ग्रीक पीरियड शुरू हो जाता है कि जो ये आपका लगभग उन्होंने पूरा आज का पंजाब है वो कर लिया था। फिर एक उस समय का रूलर था मिनांडर, ग्रीक रूलर था। तो उसमें हमको कुछ एविडेंस मिलते हैं कि जो ग्रीक आर्मी थी वो पाटलिपुत्र तक पहुंची थी, और पाटलिपुत्र में उन्होंने कॉन्कर भी करा था। जो एक यवन पुराण है एक, उसमें हमको देखने को मिलता है। ग्रीक पुराण है, यवन पुराण नहीं, यवन पुराण नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया। उसमें एक पुराण है, उसमें युग पुराण, सॉरी यवन पुराण, युग पुराण नाम है टेक्स्ट का। उसमें मेंशन कर रखा है कि जो यवन है वो पाटलिपुत्र पे कॉन्कर करेंगे। तो उसमें लिख रखा है पहले उन्होंने मथुरा कॉन्कर करा, फिर मथुरा के बाद गए साकेत में, साकेत आज का अयोध्या। साकेत के बाद फिर वो गए पाटलिपुत्र में। फिर कुछ एक उसमें लिख रखा है मध्यामिका, जो आज का चित्तौड़ रीजन है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अटैक कर रहे हैं। एंड इस टाइम पे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी क्या थी? लाइक एट दिस पीरियड जिस तरह से जो मास लूटिंग हुई कॉलोनियल टाइम पे, वाज द सेम हैपनिंग देयर, और वर द ग्रीक्स नॉट इंटरेस्टेड इन लूटिंग एट ऑल? लूटिंग इन द सेंस कि प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी। और मतलब वैसे भी भाई आपका पुराने समय में तो इंडस्ट्रियल वैसे कुछ था नहीं, तो बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड जिसके पास ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगा। तो इंडिया उस मामले में तो बहुत काफ़ी रिच था। और कुछ मामलों में आप ये भी कह सकते हो कि इन्वेजन का मेन ये था कि जो थ्रेट पोज करती थी इंडियन पावर्स, जो ग्रीक रीजन था ये वाला आपका,
जैसे जो ग्रीक टेरिटरी थी इसकी मिनांडर की स्पेशली, जो आज का जो आपका एरिया है ना यमुना से वेस्टर्न यमुना बैंक के वेस्टर्न टेरिटरी जितनी भी है मथुरा तक सारी की सारी इसकी टेरिटरी थी। तो उसका एक रीज़न जो इन्वेड करने का था पाटलिपुत्र तक टू एक प्यूनिटिव एक्सपीडिशन आप कह सकते हो कि ये जो इंडियन पावर्स हैं मेरे एम्पायर को थ्रेटन ना करें। तो उसके बाद अब ये ग्रीक हो गए। फिर ग्रीक जब डिसइंटीग्रेट होने शुरू हुए तो फिर एक सेंट्रल एशियन नोमैडिक पीपल थे, उनको कहते थे शक इंडियन सोर्सेज में कहते हैं, और इंडिया जो आपके वेस्टर्न सोर्सेज हैं उसमें कहते हैं सीथियंस। तो वो जो शक थे उन्होंने इन्वेड करा बेसिकली ये जैसे शक आए, शक के बाद फिर इंडो पार्थियंस आए, इंडो पार्थियंस के बाद फिर आपके कुशान्स आए। लेकिन इनका जो एरिया है वो नॉर्दर्न इंडिया और आपका बेसिकली मतलब यूपी तक का इलाका है। कुशानों ने अच्छे से मतलब आपका बनारस तक पहुंच गए थे। एंड कुशान्स किधर से, वेयर आर द कुशान्स फ्रॉम? कुशान्स का जो ओरिजिनल आप कहोगे तो वो आज का जो मंगोलिया है ना, वहाँ पे एक लोग रहते थे यूचीज करके। और ये यूचीज जो थे इनको वहाँ से भगाया, एक ट्राइब थी श्वांगनू करके। ये पहुँचे आपके इधर आज का जो कजाकिस्तान है वहाँ पे। फिर वहाँ से सेटल होते होते पूरा बैक्टीरिया इन्होंने कॉन्कर करा। बैक्टीरिया कॉन्कर करने के बाद फिर ये ट्रिकल डाउन होते गए इधर आपका जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पे। फिर धीरे धीरे आके स्पेशली इन द पीरियड ऑफ कनिष्क के पीरियड में आके उन्होंने कॉन्कर करा है आपका इंडिया। बनारस तक तो हमें पक्का पता है, और नीचे आपका जो ये मालवा सेंट्रल इंडिया का ये रीजन है वो सब कॉन्कर करा है। इनके सिक्के जो है हमको पाटलिपुत्र पटना तक मिलते हैं, लेकिन उसमें वो डिबेट है कि जैसे भाई आपको अगर पाकिस्तान के सिक्के दिल्ली में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है अगर 400 साल पहले की यहाँ पे कॉन्कर हो गए थे। जयवर्धन भाई, आप दिन में कितनी किताबें पढ़ते हो? अब भाई वो तो गिनता नहीं, मतलब ये है कि जैसे बहुत लोग ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टेक्स्ट मतलब बुक है, तो अब मेरे को पर्टिकुलर 400 पेज की किताब है, ज़रूरी नहीं हो 400 पेज मेरे लिए इंटरेस्ट वो हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ क्या होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ रहे हो और कोई नई किताब आई है तो बहुत सारी डिटेल्स जो है उसमें पुरानी आपको पहले पता है, जो नया व्यू है वो मेरे को पढ़ना है। तो उस हिसाब से कवर टू कवर तो नहीं पढ़ता, लेकिन अब कहना पाना क्योंकि भाई मेरा काम ये है, लोग कहते हैं। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपकी पढ़ाई तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर है, लेकिन आपकी रुचि उससे बहुत बाहर जाती है। नहीं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो मेरा वो जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो है, लेकिन ओवरऑल तो मेरे को इंडियन हिस्ट्री जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई अगर मैं इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं अगर MA मैंने करा है तो मेरे को ऐसा तो नहीं है सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मुझे लगा था आप बोलोगे कि हड़प्पा के बारे में बात करोगे सिर्फ। नहीं, वो फिर उसमें मेरे को एक्चुअली हड़प्पा वाला पीरियड इतना एक्साइटिंग नहीं लगता। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉक्ड आउट है। आई थिंक लोग मोस्टली वही उसी के बारे में बात करते हैं। नहीं, ओवर टॉक्ड आउट है, लेकिन मेरे केस में ये है कि मेरे को जो लिटरेरी सोर्सेज है ना उसमें वो पढ़ने में मज़ा आता है। उसमें क्या आपको आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके हिसाब से भाई उनका इंटरेस्ट अलग है, लेकिन उनका वो भाई खाने पे रोटी का वो है, लेकिन मेरे को लिटरेरी सोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज रीजन्स की हिस्ट्री है आउटसाइड ऑफ इंडिया जो आपको पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग लगती है बियॉन्ड द ग्रीक वंस, और ऐसी रेयर कंट्रीज जिसके बारे में कोई भी ना जानता हो दैट यू हैव लाइक अ फैसिनेशन फॉर एकेडमिकली? पर्शिया तो स्पेशली। ऑटोमन एम्पायर? नहीं, ऑटोमन तो आपका टर्की वाला पीरियड, उसमें पर्शियन स्पेशली इन द केस ऑफ जैसे ये ससेनिड्स पीरियड जो है वो, और कुछ मामलों में बेसिकली मेरे को फैसिनेशन है रोमन और क्लासिकल जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो, और फिर आपका जो ये मंगोल पीरियड है ये सब। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या होती है, अब वही टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अब जैसे मेरे को चाहता तो हूँ मैं पढ़ना कि और सारी चीज़ों के बारे में भी अच्छे डिटेल बोलूँ, लेकिन अब क्या है कि टाइम कम है और उसके चक्कर हिस्ट्री इन्फिनिट है। हाँ, अब जैसे आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर जाऊँ मैं तो मेरा दूसरा चैनल है हिस्टोरिकली स्पीकिंग करके, तो उसमें एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो पुराने समय में बोलती थी। अब उसमें मैंने 35 मिनट बात कर रखी है सिर्फ कि उसका ओरिजिन और डिबेट क्या थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं। तो लोगों ने उस पर किताबें लिख रखी हैं कि भाई जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके ओरिजिन की डिबेट क्या है। उसमें वो बता रहे हैं कि भाई देखो स्ट्रोक्स जो थे इसमें स्ट्रोक्स में ऐसे जो अल्फ़ाबेट के हैं, तो डिटेल तो बहुत है, लेकिन अब वही है ना, सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते। दैट्स ट्रू, दैट इज़ ट्रू। आई वांटेड टू आस्क यू कि
आपने एक और वीडियो बनाई थी, अब आई डोंट नो इफ दिस नागाज इज द अमीश त्रिपाठी की नागाज, are these Nagas just a last name for an unheard of empire, or is there anything specific or mysterious about them? मेरे हिसाब से जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अलग तरीके का ट्राइबल ग्रुप था, बाद में इन्होंने किंगडम्स बन गई, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। ये एक तरह से डायनेस्टिक ग्रुप या फिर एक आप कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था, कोई उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ उनके स्पेशल फीचर्स थे या जैसे मतलब या कोई उनका ओरिजिन अलग था, लेकिन उनका मतलब कल्चरल एफिलिएशन नाग था मतलब, और बेसिकली वो वर्शिप करते थे। वो वर्शिप भी बेसिकली जैसे जो नाग जितनी डायनेस्टीज़ आती हैं ना, वो शैव डायनेस्टीज़ थी, भगवान शिव को मानते थे, ऐसा भी नहीं कि वो सांपों के बारे में वो करते थे। तो नाग एक तरह से वैसे बस नाम है और कुछ उसका कुछ नहीं है। और उनका सेंटर जो था वो आज का मध्य प्रदेश का एरिया है। ये सब आपने सुना होगा, बनारस गए होगे, दशाश्वमेध घाट आता है। दशाश्वमेध घाट का जो ओरिजिन है नेम का, उसमें एक नाग रूलर था, उसने वहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ करे थे, तो उससे फिर वो दशाश्वमेध आ गया। एंड व्हाट अबाउट जो अब लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज द लास्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर हिस्ट्री एज अ होल जस्ट एंड्स? 1940s या 60s या 70s की हिस्ट्री को क्या बोलेंगे, लाइक एज अ टाइम पीरियड, व्हाट वुड यू कॉल इट? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे एक सॉरी, कैन वी कॉल 10 years ago हिस्ट्री? यस, टू स्टडी इट। हाँ, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हो जाएगी एक तरह से, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर डिमोनेटाइजेशन पे लिख रहे हो, दैट इज हिस्ट्री। मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री है भाई। हिस्ट्री मतलब क्या होती है? हिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? स्टडिंग द पास्ट। हाँ, तो पास्ट है तो आप उसको पढ़ रहे हो। अब जैसे कुछ बात आती है ना इंटरप्रिटेशंस की, डिमोनेटाइजेशन पे अभी भी लोग एग्री नहीं हो गए कि उसके इंटेंशन क्या थे, उसके आउटकम्स क्या थे। अभी डिबेट है, कितना डिबेट है, हमको सबको पता है। करेक्ट। तो वही बात है भाई, 2500 साल पहले जो काम हुआ है, अगर कोई हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं तो उस पर डिबेट नहीं होगी क्या? करेक्ट। लोग आज भी हम बात कर रहे थे आर्यन इन्वेजन पे डिबेट कर रहे हैं, राइट? तो डिबेट जो है वो बहुत नेचुरल है, स्पेशली ये जो आपके सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में तो बहुत एसेंशियल्स हैं इंटरप्रिटेशंस। एंड हाउ डू यू थिंक हिस्ट्री डेवलपिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई 2050 में हिस्टोरियन बनना जाएगा, वहाँ पे जैसे आज हमें प्रॉब्लम होती है, सोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि आप एंशिएंट पीरियड पढ़ रहे हो। 2050 में जब कोई पढ़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ, बिकॉज रिसोर्सेज की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, राइट? एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। इंटरनेट भी अब लाइक इंटरनेट अब एक्चुअली एक हिस्टोरिकल आर्काइव बन गया ना, एक वैलिड सोर्स बन गया, राइट? तो लाइक व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री एज? हैव यू एवर कंसिडर्ड इट? जैसे अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे जो जेनेटिक जो कंपोनेंट है कि जेनेटिक स्टडीज़ से जो हमको पढ़ने को मिलता है, वो बहुत मामलों में एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत चेंज कर रहा है। उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो पैटर्न्स हमको सामने नज़र आ रहे हैं, जो हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो सच में वेरीफाइबल हैं कि नहीं है। माइग्रेशंस लोगों का, एक लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसको आप जेनेटिकली हम देख सकते हैं, उसका ट्रेस अभी तक आ रहा है लोगों में। जैसे अब ये है रखीगढ़ी का स्केलेटन मिला था, तो उसके जो स्टडी हुई उस पर डिबेट आ रही है, लेकिन ये चीज़ 50 साल पहले कर पाना मुश्किल थी। तो वैसे ही मेरे को लगता है जैसे जब एडवांस होंगी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हम कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। मैंने तो यहाँ कुछ और सवाल लिखे हुए थे, अब आपकी अगर आप इच्छा है तो आप बता सकते हो, पर्टिकुलरली रिकमेंडेशंस के बारे में। बिकॉज आज तक भी अगर मेरे को किसी कल्चर की एक झलक जानने की कोशिश करिए, जैसे मैं कतर गया था वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो मैंने एक किताब थी, उसका नाम भूल गया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कतर या ऐसा कुछ, वो पढ़ लिया था ना, तो मुझे जो उसका रूलर है, जो उसकी इकोनॉमिक्स है, जो उस कंट्री की इंटेंशन है अगले 10-20 साल के लिए, वो पता लग गया था। इट वॉज हेल्पफुल। इफ़ आई हैड रेड जो वो स्टेटमेंट जो वो खुद अथॉरिटीज़ डालते हैं कतर के बारे में, कंटेम्प्रेरी न्यूज़ वगैरह, तो आई वुड बी, मेरे को कंटेक्स्ट ना होता कि इस देश की फॉर्मेशन या ओरिजिन्स क्या हैं। ऐसे ही वुड यू रिकमेंड एनी पर्टिकुलर बुक्स स्पेशली अराउंड इंडियन हिस्ट्री, या ऐसी सोर्सेज या हिस्टोरियंस जो लोग जिनको स्टडी कर सकते हैं आपकी तरह सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो पीएचडी कैंडिडेट नहीं है? जैसे एक बुक है ए.एल. भाषम की, द वंडर दैट वाज इंडिया। उसमें क्या ए.एल. भाषम? हाँ, उसमें जो
पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो है 1950 में लिखी गई थी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री अब आउटडेटेड है। ओके। लेकिन जो कल्चरल एक्सपेक्ट है, म्यूज़िक क्या था इंडिया में, लिटरेचर कैसा था, कैसे डेवलप हुआ, स्क्रिप्ट्स क्या थी, डांसेस, ये सब, तो पर्टिकुलरली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप वो पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो कल्चरल साइड है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की वो कवर हो जाती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो एक अगर रफ ओवरव्यू चाहिए ना, तो जॉन की है इंडियन हिस्ट्री पे। इंडिया जॉन की, हाँ, JOHN की KEAY, ओके। उनकी है, 400-500 पेज की होगी वो, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की है। फिर उसमें पता है वो होता है कि जैसे कुछ पीरियड क्या है कि आपको, जैसे मेरे केस में, या फिर मैं जैसे जो कोई इंटरेस्टेड है इंडियन हिस्ट्री में, तो मेरा ये मानना है कि एक बार पहले आप ना एक सर्वे ऑफ द लैंड ले लो, एक बेसिक किताब पढ़ो कि जिसमें आपको एंड से लेके बेसिक डिटेल पता चल जाए। फिर आप जाना शुरू करो कि जैसे आप पर्टिकुलर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के से रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हो। फिर क्योंकि उसमें क्या होता है, शुरुआत से अगर आप डिटेल्ड पढ़ने लग जाओगे ना, तो उसमें दिक्कत है कि आप बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे को खुद बोरिंग लगता है। आप एक तरफ से शुरू करो, अगर राजा ने ये करा वो करा, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड को लेके फिर आप जब उसे एनालाइज कर रहे हो खुद से, तो अच्छा लगेगा। तो वैसा है कि एक जैसे अब जॉन की जो बुक है, या फिर संजीव सान्याल की है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स करके, तो बेसिक एक ओवरव्यू आसान भाषा में बता देती है इंडियन हिस्ट्री का। तो जब आपके पास वो हो गया ना, तो अब आप फिर डिटेल अच्छे समझ पाओगे। एक बेसिक ओवरव्यू के लिए ये बुक्स अच्छी हैं। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है, तो कल्चरल साइड AL भाषम से अच्छा मेरे को नहीं लगता किसी ने करा है। और अगर ओवरऑल अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भारतीय विद्या भवन की थी, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन पीपल, नहीं सॉरी, बहुत लंबा टाइटल है, मैं खुद भूल जाता। भारतीय विद्या भवन, RC मजुमदार, 11 वॉल्यूम्स करके अगर आप लिखोगे ना, तो आ जाएगी बुक, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल करके, ऐसे है। और अगर लोगों को हिस्ट्री 10 मिनट में जाननी, तो आपका चैनल फॉलो कर सकते हैं। 10 मिनट में तो नहीं हो पाएगा वो, उसमें एक टॉपिक के ऊपर 10 मिनट में अगर जानना हो तो। हाँ, लेकिन उसमें पता है दिक्कत क्या है, जैसे मैं खुद ये वो करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ कि जो अगर जिनको कुछ नहीं पता ना, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाए। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि शुरुआत से देखो, शुरुआत से बहुत लगा। अब जैसे आप लेटेस्ट वीडियो अगर आप देखोगे, तो उस पर आपको लगेगा कि बंदा क्या, मेरे को तो डिटेल नहीं पता। भाई ये हुंस क्या होता है, यही पूछेंगे? नहीं, मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा, हाँ, जोक। हाँ, तो वो जो है कि अगर आप शुरुआत से देखना शुरू करोगे, तो शुरुआत से मैंने इंश्योर करा है कि आपको धीरे धीरे पता चल जा रहा है। अभी एकदम से कोई एक वीडियो पकड़ोगे, तो उसमें आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कमेंट्स में जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए वो, और वो बुक से आती है। आप इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हिस्ट्री में कैसे हो गए? लाइक हाउ डिड यू गेट सो डीप इनटू इट दैट आप उसके आसपास कंटेंट बनाते हो, उसकी पढ़ाई करते हो, और 1 घंटे तक आपने इस प्रकार की बातें इतनी शार्पनेस से बताई हैं? मतलब मेरे को फैसिनेशन थी इंडियन हिस्ट्री की। आप SST टॉप करते थे? नहीं, मैं साइंस का बंदा हूँ, 11th अच्छा। साइंस से करी है। अब वो मतलब बेसिक एज ए हॉबी की तरह मैं पढ़ता था हिस्ट्री। और आपका BA तक भी मेरा मेन एम हिस्ट्री नहीं था, मेरा MA तक नहीं था, बल्कि MA के सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड करा कि मेरे को PhD में जाना है। उससे पहले तो मेरे को बनना था, डायरेक्टर बनना था। तो वो बात दूसरी है, लेकिन ये है कि हिस्ट्री से फैसिनेशन पहले से था। या बिकॉज दैट फैसिनेशन हैज सर्टनली हेल्प मी अ लॉट। आज मेरे को इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा और बहुत सारे माइक्रो डिटेल्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, बिकॉज आपने मेरे को काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी ब्रेथ दोनों से समझाई। थैंक यू। और मैं आपको पहले भी बोल रहा था कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में, आई डोंट थिंक मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है ना एज ए लेमैन, मैंने जितनी भी इंडिया के अंदर हिस्ट्री के बारे में वॉइसेस सुनी है, वहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा होती हैं, फैक्ट कम होते हैं। जो मुझे लगता है लोग बहुत कन्विक्शन से बात करते हैं एक इशू के बारे में, और उसके आसपास सारे ओपिनियंस को वो सबमर्ज कर लेते हैं कि ये ओपिनियन है, ऐसा है। तो वहाँ, बट आई डोंट सी टू मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट विद द काइंड ऑफ डेप्थ दैट यू ब्रिंग टू द टेबल। और दूसरा मेरे को ये लगता है जैसे कि हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं, तो एक एट द एंड ऑफ द हमको ये समझना पड़ेगा कि वो जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो भी अगर देख रहे हो, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है। ये, और मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि भाई जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें हिस्टोरियंस ने क्या कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करें, उसको कैसे इंटरप्रेट करा है। तो जिससे आप ये देख सको कि हिस्ट्री लिखने का जो प्रोसेस है, वो अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको ये पता चल जाता है, अच्छा कि इस जो मैंने पढ़ रहा हूँ इसमें डिटेल्स क्या हैं और इंटरप्रिटेशंस क्या हैं। क्योंकि कभी कभी जो हिस्ट्री बुक्स होती हैं, उसमें फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशंस को अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो एक अच्छे हिस्टोरियन का अगर वो आपको बुक अगर देखनी है कि बहुत बहुत अच्छा हिस्टोरियन है, तो वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि आपको वो बताए कि इंडिया जो हम हिस्ट्री लिख रहे हैं उसका वो पर्सपेक्टिव उसने आया कैसे, और उसका एट द एंड ऑफ द ये उसका पर्सपेक्टिव है, वो ये आपका फाइनल हिस्ट्री नहीं है। इट इज सब्जेक्टिव एट द एंड। सब्जेक्टिव में देखा आप, जैसे अब आपकी पर्सनल फिलॉसफी आ गई। जैसे मेरा ये मानना है कि कुछ मामलों में हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ये कह सकते हो कि अब आपने हिस्ट्री लिखी, मैंने हिस्ट्री लिखी, आपकी सब्जेक्टिव हो गई, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, तो इसका तो मतलब है फिर उसका मतलब नहीं रहा हिस्ट्री। बट कुछ बातें ऑब्जेक्टिव होंगी ना, जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई नागासाकी में बम ही नहीं लगा। हाँ, वो आप सब्जेक्टिव नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एक इवेंट है जो हुआ है ना, सब मानते हैं। नहीं मानते फिर आप फ्लैट अर्थ वाले बंदे हो गए। फिर और दूसरा ये है कि इंटरप्रिटेशंस भी अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, और बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो वो हमको, जैसे एक बहुत फेमस राइटर हैं विल ड्यूरेंट करके, और उनका एक बहुत फेमस कोट है, ऑल हिस्ट्री इज़ प्रेजुडिस, नहीं सॉरी, ऑल हिस्ट्री इज़ गेस एंड द रेस्ट इज़ प्रेजुडिस। तो सिनिकल व्यू है, लेकिन कुछ मामलों में है, आप जो पढ़ रहे हो वो आई थिंक इट मेक्स सेंस, बिकॉज बहुत स्पेशली एज यू सी कि जैसे जैसे लोगों के हित में आता है उस हिसाब से वो उस तरह की हिस्ट्री को ईजाद करते हैं अपने हिसाब से, राइट, टू सर्व देयर फेवर्स। वो कॉन्वर्सेशन कभी पब्लिक हो नहीं पाई, लेकिन आई रिमेंबर कि मैंने एक कॉन्वर्सेशन करी थी एक ऑथर के साथ जिनका मैं सैडली नाम भूल गया। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, ट्रैवलिंग माइग्रेशंस, ओरल हिस्ट्रीज जो होती है, जो माइग्रेटरी कम्युनिटीज़ होती है राजस्थान में, उनके बारे में। तो उन्होंने बताया था, मैंने बिल्कुल नाम भूल गया हूँ। प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर है, हाँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ, वो मैंने उनकी किताब पढ़ी है, मैं नाम मेरे को भी भूल रहा हूँ। ग्रीन कलर की किताब है बाहर से, है ना। हाँ, वो जस्ट इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, पर आई कांट रिमेंबर फॉर द लाइफ ऑफ मी। तो मैं उनसे बात कर रहा था एक बार, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे इवन द वर्ड राजपूत एज वी नो इट, राइट, वो जो पर्टिकुलर टर्म थी उस टाइम पे, व्हेन जो मेडिवल, आई डोंट नो कौन सा टाइम है वो, उस टाइम पे बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ ब्रेवरी का काम करा था वो उस टर्म को क्लेम करते थे। आज जैसे हम राजपूत को कास्ट आइडेंटिटी की तरह जानते हैं, उस टाइम पे इट वाज टू स्टेक क्लेम टू अ किंगडम। तो मुस्लिम भी कर सकता था, हिंदू भी कर सकता था, कोई भी जिसने 2-3 बहादुरी ये काम करे, वो क्या करता था कि ही वुड से कि वो बेसिकली एक अज्यूम्ड रूलर जो इससे पहले था, स्ट्रॉन्गर था, उसके साथ डायरेक्ट लिनिएज क्लेम करता था अपनी करंट पोजीशन को असर्ट करने के लिए। और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, अपने आप को अप्रोप्रिएटली किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ जोड़ लेते हैं अपनी करंट पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नहीं, ये वाला जो व्यू है ना, वो उसमें मेरा मानना है ये उनका पर्सपेक्टिव है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। क्योंकि जो मेरा जो पीएचडी का वर्क है वो लगभग अर्ली मिडीवल है, जब राजपूत आइडेंटिटी हमको एविडेंस मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ना टेक्स्ट मिलते हैं। राजतरंगिणी की हमने बात करी, राजतरंगिणी में राजपुत्र जिससे ये वर्ड आया है उसका है, फिर मतलब उसमें आता है 36 रॉयल क्लैंस उधर राजपुत्रास, स्कॉच में बोलते 36 बिरादरी। हाँ, वो ओके, सो देयर इज एक्चुअली रेफरेंस ऑफ दैट। नहीं, राजपूतों में स्पेशली आता है, जो जितनी अभी आज की जो राजपूत जितनी डिफरेंट क्लैंस है ना, उनका ओरिजिन यही 36 रॉयल क्लैंस में है। हाँ। और आप फिर जैसे एक पर्सपेक्टिव ये भी है लोगों का कि जैसे जो आपने हिस्टोरियंस का नाम लिया और बाकी भी, कि 17th सेंचुरी में राजपूत आइडेंटिटी हुई है। हाँ। अब मैं जो जिन टेक्स्ट से डील करता हूँ वो 12th सेंचुरी के हैं। 12th सेंचुरी में एक राजपूत स्पेशली टर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी में लिखते हैं हम सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं। हाँ। तो जैसे हिस्टोरियंस का मेरे हिसाब से तो जो ये व्यू है वो नहीं है, क्योंकि भाई आप जो एक आपके मान लो 600 साल पहले एक व्यक्ति लिख रहा है कि भाई मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, आप कहोगे नहीं ये सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं है, ये क्लेम कर रहा है ये। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेडिशनली जो राजपूत थे उन्होंने क्लेम करा है कि हम क्षत्रिय ट्रेडिशन से आते हैं। आई थिंक वो ये बात नहीं कही थी कि ये गलत है। उनका जो है कि उन्होंने बोला था कि ये जो क्लेम है काफ़ी वाइडन हो गया था और बहुत सारे लोग उसे ऐसे यूज़ कर रहे थे टू स्टेक पावर। हाँ, तो मतलब मेरा वही है, उनके हिसाब से जो राजपूत आइडेंटिटी थी वो फ्लूइड थी, है ना, कि जो जैसे अगर आपने एक किंगडम ले ली, आपने किंगडम बना ली, हाँ। आपने कुछ ब्रेव फीट्स कर दिए, तो आप वो आइडेंटिटी क्लेम करेक्ट, आप उसे करेक्ट कर सकते हो। यहाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है।
राजपूत आइडेंटिटी जो थी वो पहले से ही जो थी वो क्या कहते हैं सॉलिडिफाई हो गई थी, और एक लीनिएज चली आ रही, जैसे 36 कुलों का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो बहुत पहले डेवलप हो गया था, ये मेरा बोलना है। जैसे ही हम बाहर जाएंगे यहाँ से, मैं आपको वो किताब दिखाऊंगा, हम दोनों को नाम याद आ जाएगा उनका, फिर हम आराम से वो कर पाएंगे। ठीक है, बट यार जयवर्धन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दोस्तकास्ट। बहुत अच्छा लगा, आपने एक तो आपसे दूर से आया और आपने इतनी अच्छी बातचीत करी है। आपको लोग फॉलो कहाँ कर सकते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है जयवर्धन सिंह नाम पे, उस पर आप कर सकते हैं, और ट्विटर पे है मेरा जयवी ट्वीट्स करके। और आप रेगुलरली स्पेसेस भी करते हो? एटलीस्ट आपने डिक्लेयर करा है कि अब से रेगुलरली करूँगा। हाँ, वो उसमें क्या होता है, स्पेसेस में ये होता है ना कि स्पेसेस के लिए मैं अलग अलग से पढ़ता हूँ। हाँ, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, इतनी ज़्यादा डिटेल हो जाती है ना, मेरे को लगता है कि यार हफ्ते में एक स्पेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, कल तो मैं आज तो देख रहा था 551 लोग आए थे, ट्यून इन, आई सॉ दैट, आई मीन या ब्रो। और बहुत ज़्यादा नीश टॉपिक हो जाता है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एंशिएंट इंडिया कितने लोगों को इंटरेस्ट होगा, तो ठीक है, बट नहीं यार सही में, थैंक यू सो मच, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, टेक केयर।